मैथ में कंपार्टमेंट लग चुका है और अब आप लोगों को डर लग रहा है कि आगे क्या कैसे होगा, है कि नहीं? और डर लगना बनता भी है यार, ठीक है? तो अब देखो यार, डरने से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है नहीं, है ना? तो डरने से बेहतर है कि आप कुछ करो। आपका जो एग्ज़ाम होगा कंपार्टमेंट का वो होगा जुलाई में। आपके पास पूरे का पूरा भी 1 महीने का वक़्त है, ठीक है? तो यार मैंने भी इसी साल क्लास 12 का सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, है ना? ये आप लोग देख सकते हो। और मेरे 82 नंबर आए थे मैथ में आउट ऑफ 100, ठीक है? स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूँगा। तो यार मेरी क्या प्लान था, मेरा क्या स्ट्रैटेजी था, मैंने कैसे पढ़ा था, मैं आपको सब बताऊँगा, ठीक है? जिससे आप आसानी से स्कोर कर सको, एक अच्छा खासा नंबर आपको ला सको, केवल पास ही ना हो, आउट ऑफ 100 आप लोग ला सको 60 प्लस या 60 प्लस तो आप ला ही सकते हो, ठीक है? अभी मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है फास्ट ट्रैक सीरीज। यूट्यूब पर चलेगा ये, है ना? इसमें 12 डेज आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है? 12 क्लासेस चलेंगी, ठीक है? इस क्लास में मैं आपको एकदम जीरो से बताना शुरू करूँगा और एकदम एंड तक बता दूंगा, जिससे आप आसानी से स्कोर कर सको 60 प्लस। बस आपको करना क्या है, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपको उसको कर लेना है, ठीक है? बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह दे दूंगा, आपको वही कर लेना, ठीक है? जिससे आप लोग आसानी से स्कोर कर सको। तो मैथ में अगर आपका लगा है आरटी कंपार्टमेंट, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पर सब कुछ रेडी है, प्लान वगैरह, है ना? बस केवल बताना बाकी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू के कुछ मिनट में आपको बताऊंगा प्लान कि हम लोग क्या कैसे करेंगे, ठीक है? ये हमारे फास्ट ट्रैक सीरीज का डे 1 है। तो इसमें आज हम करेंगे 2 चैप्टर, पहले मैट्रिसेस, दूसरे डिटर्मिनेंट्स। चलो शुरू करते हैं। तो यार देखो, बेसिकली अपना प्लान क्या रहने वाला है, ये है इजी प्लस हाई वेटेज चैप्टर्स, ठीक है? इस पे हम लोग ये 5 चैप्टर्स को करके अपना जो पासिंग मार्क्स है ना मैथ में, उसको ना हम लोग सिक्योर कर लेंगे, ठीक है? अगर हम इसको पूरा टोटल कर लेंगे तो हमारे 28 टू 29 मार्क्स कंफर्म हो सकते हैं, ठीक है? अब भाई मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स तो आसान है ही, वो जानते भी हम सब। और लीनियर फोरा में भी आसान, इसमें 5 नंबर का एक ग्राफ बनाने को आता है, ठीक है? अब बात आती है वेक्टर अलजेब्रा और थ्री ज्योमेट्री, क्या ये भी आसान है? तो यार देखो, ये आसान तो है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़े लेंदी है, इसी की वजह से थोड़ा टफ लगता है, ठीक है? बाकी इसमें कोई बहुत भारी कॉन्सेप्ट लगना नहीं है, ठीक है? बहुत भारी भारी फॉर्मूला इसमें नहीं है, आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और वही हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, प्रैक्टिस विथ क्वेश्चंस, ठीक है? फिर उसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड मीडियम चैप्टर्स का। इसमें वो चैप्टर्स हैं जो कि बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन आसान भी कुछ नहीं है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और फिक्स भी आते हैं, ठीक है? रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो चैप्टर है ये काफ़ी कंसेप्चुअल इसके चैप्टर है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ता है, ठीक है? तो इसमें आपको देखना रहता है कि कोई भी रिलेशन कब सिमेट्रिक है, कब ट्रांजिटिव है, कब है ना? तो आपको इसमें पूरा अच्छे से लिखना पड़ता है, कब वो रिफ्लेक्सिव है वगैरह वगैरह, ठीक है? तो ये आसान ही है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये भी आसान है, इसमें फार्मूले वगैरह लगना था बस, और कुछ है नहीं इसमें। प्रोबेबिलिटी भी आसान है, बस प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? तो ये रहे आपके मीडियम चैप्टर्स के लिस्ट। अब अपन चलते हैं हार्ड चैप्टर की तरफ। अब देखो, ये हमारा जो 3rd नंबर पे है वो है हार्ड चैप्टर। ये यार हार्ड क्यों है पता है? क्योंकि ये लेंदी भी है और ये काफ़ी इसके अंदर आपको मतलब कंसेप्ट मतलब लेंदी काफ़ी है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे ना, इन सभी के फॉर्मूले में आपको एकदम बढ़िया से समझा दूंगा। कि जैसे मान लो चैप्टर है आपका इंटीग्रल्स, ये टफ है, इंटीग्रेशन आपको काफ़ी टफ है, ठीक है? आसान भी है मगर टफ भी है। तो इसके अंदर मैं आपको फार्मूला इसके समझा दूंगा, मैं आपको पूरा फार्मूला लिस्ट ही दे दूंगा पूरे मैथ का, ठीक है? तो जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही पता कर पाओगे कि उसमें कौन सा फार्मूला लगना है। तो अगर आप उसको लिखते हो तो आपको स्टेप पासिंग से 1 या 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये ऐसे करने वाला है। तो फिलहाल ये हमारा स्ट्रैटेजी है, पहले आसान, मीडियम, फिर हार्ड करेंगे, सब छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो ये शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, मैट्रिसेस। लेट्स गो। डे 1 है, मैट्रिक्स करने वाले हैं, 4 से 5 नंबर का इसके वेटेज है बोर्ड एग्जाम में। और मेरे सभी वीडियो में हम सभी चैप्टर्स के रैपिड रिवीजन करेंगे और फिर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है?
तो चलो देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट हमें यह है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को शो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता उसमें कितने रोज हैं कितने कॉलम हैं। जैसे इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है, अब भाई रो किससे कहेंगे कॉलम किससे कहेंगे। तो आप देखो, हम जो सीधा जाएगा उसे हम कहेंगे रो, ठीक है। जो नीचे जाएगा उसे कहेंगे कॉलम, जो सीधा जाएगा उसको कहेंगे रो, जो जाएगा नीचे उससे कहेंगे कॉलम, ठीक है। अब जैसे लिखा है A22, ठीक है, तो जो पहला वाला नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा रो को, ठीक है। पहला वाला रिप्रेजेंट करेगा रो को और सेकंड वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। जैसे यहाँ पर पहला है 2, तो 2 बताएगा रो, ठीक है, और ये 2 बताएगा कॉलम। तो आइए इसमें इसको दिखाते हैं, मतलब ढूंढते हैं कि हमारा ये इसका आंसर क्या होगा। तो कह रहा है ए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो ये है, ठीक, सेकेंड रो ये है, सेकेंड कॉलम, सेकेंड मतलब फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड कॉलम ये, मतलब 7। तो इसका आंसर होगा 7। उसी प्रकार आइए इसे देखते हैं। क्या रहा है पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो पहला रो ये रहा, दूसरा कॉलम ये, मतलब इसका भी आंसर क्या है 7। सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो पहला कॉलम मतलब 3, ठीक है। और पहला रो पहला कॉलम मतलब पहला रो पहला कॉलम 9, ठीक। उसी तरह आप इसका आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आइए देखते हैं अपना सेकंड कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इसमें देखेंगे ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का सवाल इसमें आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है कैपिटल A इज इक्वल AIJ, तो इसका ऑर्डर है M×N। अब ये क्या है, तो ये AIJ इसका एक एड्रेस कह लो। जैसे ये है ना, जैसे यहाँ पर है A12, तो यहाँ पर हमने इसको मान लिया है IJ, ठीक है। और इसकी जो है ऑर्डर वो M×N है। अब M×N क्या है, M हमारा रो को दिखाता है कि कितने रो है, नंबर ऑफ रो को बताता है, ठीक है। और N नंबर ऑफ कॉलम को बताता है। अब जैसे मान लो कोई आपका एलिमेंट है, मतलब कोई भी आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने उसको दिखाया है X से, कैपिटल से दिखाते हैं, तो मैंने कैपिटल से यहाँ पर आपको दिखा दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर कितने रो और कितने कॉलम है। तो रो को हम दिखाते हैं सीधा, जो सीधे जाता है उसे कहते हैं रो, जो जाता है नीचे उसे कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा केवल 2 जा रहे हैं, 1 2, मतलब यहाँ पर 2 रो है, 2 रो है, मतलब यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। क्रॉस, इसे क्रॉस कहेंगे। अब कितने कॉलम है, 1 2 3 4, मतलब 4 कॉलम है। तो 2 × 4। अब इसके अंदर एलिमेंट क्या है, तो 2 × 4 होता है हमारा 8। तो इसके अंदर 2 × 4 इसका ऑर्डर है और एलिमेंट इसके अंदर 8 है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया है, सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर। देखो ये हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक। और दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब होता है जो हमारा डायगोनल साइड रहता है ना वो कभी जीरो नहीं होगा, बट डायगोनल साइड के अलावा जो बचते हैं एलिमेंट वो जीरो हो सकते हैं, ठीक। फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितने रो होंगे कितने कॉलम होंगे, बस डायगोनल साइड इसे कहते हैं, ये कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स कभी जीरो, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल साइड कभी जीरो नहीं होती है, ठीक। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो स्केलर मैट्रिक्स हमारा होता है जिसमें डायगोनल साइड हमेशा 2 हो, हमेशा स्क्वायर हो, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें डायगोनल साइड कभी जीरो नहीं होगा और इसमें एक फिक्स है, मतलब इसमें 2 होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 4 रो है या 5 कॉलम है तो उन सब का जितना भी डायगोनल एलिमेंट रहेगा वो हमेशा 2 2 ही रहेगा और उसके बाकी के एलिमेंट एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, है ना। वैसे इसका बहुत कम काम आने वाला है, काम नहीं आने वाला है बट हमें आना चाहिए, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको ये लगभग 3 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन में इसको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। सिंपल सी बात है, जो इसे कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, और ये हमेशा 1 होंगे, ठीक है, हमेशा ये 1 होंगे। अगर ये 4 रो है, जितना भी रो होगा कॉलम होगा, नहीं मतलब, उससे नहीं मतलब है, बस हमेशा डायगोनल एलिमेंट 1 होता है। अब पांचवा है, आसानी है, नल मैट्रिक्स और एलिमेंट्स आर 0, ठीक है, जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब 0 ही होने वाले हैं। हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अब चौथा कॉन्सेप्ट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे सवाल आते ही आते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल आते हैं। मेरे भी बोर्ड एग्जाम में सवाल आए थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एमसीक्यू में आया था, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको बताऊँ इसको करना कैसे है, बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्टार मार्क कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो, किसी भी, अगर मान लो ए ट्रांसपोज आपका दिया गया है, ठीक है, अगर आप उसको फिर से ट्रांसफर करते हो तो वो ए बन जाएगा आपका, नॉर्मली ए, ठीक। अब अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज आप लोग करोगे, ठीक है, तो इसका क्या है, इसका आइडेंटिटी है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर ए माइनस बी ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा, अगर मान लो ए बी का होल आपको दिया गया है ट्रांसपोज, तो ये खुलेगा ना, तो ऐसे नहीं खुलेगा ए ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज, नहीं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक। अब अगर आप इसी ए बी में कोई मल्टीप्लाई कराते हो नंबर, मान लो कि स्केलर है, ठीक है, या ए बी से आपने कुछ मल्टीप्लाई कराया, तो के ऐसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन बी ट्रांसपोज होगा और ए ट्रांसपोज होगा, ठीक है, ए बी का बी ए, ठीक, इसको ध्यान रखना। और ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए होता है, ठीक। ये हमारे कुछ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी थे, जो कि इम्पोर्टेंट भी, इम्पोर्टेंट इसमें सारे इम्पोर्टेंट लगभग, ठीक है, लेकिन ये वाला इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। अब देखो ये क्या है, ये है पांचों कॉन्सेप्ट है, कंडीशन फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, देखते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी सिमेट्री के लिए, अगर हमारा या हमने ए ट्रांसपोज को एक इक्वल दिखा दिया, ए ट्रांसपोज को एक इक्वल दिखा दिया, ये वो आ गया, तो उससे कहेंगे वो सिमेट्रिक है। बट अगर ए ट्रांसपोज माइनस एक इक्वल आता है, तो उससे कहेंगे हम लोग इसकी सिमेट्रिक, ठीक। ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज एक इक्वल आएगा तो सिमेट्रिक, बट माइनस एक इक्वल आएगा तो इस क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होगा, भाई तुम लोग कोई मैट्रिक्स से उठा के थोड़ी मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके कुछ रूल्स होते हैं ना। अब जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स है मेरा, जिसको मैंने नाम दिया पी, ठीक है, पी की ऑर्डर है 3x2, ठीक। और इसको मल्टीप्लाई हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किसी क्यू मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर है 1 × 6। क्या ये मल्टीप्लाई होगा, क्या ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, ये हमें पता चलेगा अभी, देखो। तो मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी ऑर्डर है m×n, m×n क्या है, ऑर्डर, सेम हियर बी मैट्रिक्स है p×q उसकी ऑर्डर है। जब दो मैट्रिक्स का, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम, इसे रो कहते हैं, इसे कॉलम कहते हैं, इसे रो कहते हैं, इसे भी कॉलम कहते हैं, तो जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स के रो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर आ जाएगा, ठीक है, अगर n इज इक्वल पी आ जाएगा, तब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर 1 दिया गया है, तो क्या मल्टीप्लाई होगा, कभी नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई कराना है तो इसको 2 होना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा करते हैं प्रैक्टिस। चलो हम यहाँ पर लेते हैं ए, ठीक है, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 रो ले लेता हूँ, तो 6 7 6 3 2 1। अब इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 × 3 इसका ऑर्डर है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हमें कराना है बी मैट्रिक्स के साथ, इसका ऑर्डर, इसमें हमेशा 3 रो रहने चाहिए, अगर 3 रो नहीं रहेगा तो बी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो करते हैं 1 2 1
0 1 1 3 2 1। अब इसमें कितने आपके रो हैं? 1 रो 2 रो 3 रो। 3 रो है तो 3 क्रॉस 3 कॉलम भी हैं तो 3। अब फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या दिया गया है और यहाँ क्या दिया गया, फर्क हमें यहाँ से पड़ता है। देखो ये भी 3 है और ये भी 3 है, सेम। अगर ये सेम है ना तो मल्टीप्लाई आपका ये होने वाला है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये उठाएंगे, ठीक, इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। जब हो जाएगा फिर इसे उठाएंगे, फिर इसके साथ, फिर उठाएंगे, फिर इसके साथ, ठीक है। तो ऐसे ही इसके साथ भी करेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है ए टू मतलब 2 3 1 1। इसकी जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 2 और बी का ऑर्डर भी है 1 1 1 1, ठीक है। तो इसकी भी ऑर्डर है 2 इंटू 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब मल्टीप्लाई ये होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लाई इसको करना कैसे है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक, फिर प्लस करेंगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ नीचे वाले, तो 3 इंटू 1, ठीक है। अब फिर हम लोग उठाएंगे, अब हम फिर इस 2 3 को उठाएंगे और इस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर नंबर मैं चेंज कर देता हूँ, इसके मैंने कर दिया 4, इसे मैंने कर दिया 5। यह तो कन्फ्यूज़ हो गया ना। तो मैंने इसे उठाया इसके साथ किया तो आएगा 2 इंटू 4, फिर इस 3 को उठाओगे इस 5 के साथ कर दोगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 1 1 को इस 1 1 के साथ, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, इस 1 1 को इस 4 5 के साथ, 1 इंटू 4 दूसरे 1 के साथ 1 इंटू 5, ठीक है। अब उसने इसको सॉल्व कर लोगे, फिर उसको ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, मतलब 3 2 प्लस 2 5। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 8, 8 प्लस 15 कितना होता है 23 आई थिंक 23, और यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो आपने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। एक बार आप लोग देखते हैं, एक बार मैं थोड़ा आपको बता दूं कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो देखो भाई, आप लोगों ने अभी तक तो पढ़ा है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है पहला मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या पढ़ा है आपने? पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा कि कैसे ऑर्डर निकालते हैं, कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है, रिविजन करते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है इसे कहते हैं रो, इसे कहते हैं कॉलम। यहाँ पर 2 रो है, मैंने 2 यहाँ पर लिखा, इसे क्रॉस करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 4 यहाँ पर कॉलम है तो यहाँ पर 4 लिख दिया। मल्टी नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 8 आ जाएगा। यही तुम्हारा है एलिमेंट। अच्छा देखते हैं ये सही भी है कि नहीं। 8 एलिमेंट, इसको गिनते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये सही है, ठीक है। फिर हमने देखा थर्ड कॉन्सेप्ट पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ना क्वेश्चन में आपको दे देंगे कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल साइड कभी जीरो नहीं होगा लेकिन बाकी एलिमेंट जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 2 होगा, बाकी के एलिमेंट जीरो होंगे। 4 इम्पॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होंगे, नल मैट्रिक्स हमेशा नल होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया। अब चौथा कॉन्सेप्ट था हमारा प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज हमेशा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। कंडीशन क्या होगी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक की, तो कंडीशन होगी इसके के लिए होगी ए डैश इज इक्वल ए, मतलब ए ट्रांसपोज हमेशा ए के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो इसको सिमेट्रिक है, बट अगर माइनस में ऐसा होगा तो इसकी बन जाएगा वो, ठीक। फिर देखते हैं हम लोग कि कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसका कॉलम, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर 2 क्रॉस 3 है
और यहाँ पर 3 cos 3 है, तो ये हमारा कॉलम है और ये रो है, इक्वल है, तो हमने मल्टीप्लाई इसका करा दिया। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन। अब भाई ये देखो, ये क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन PYQ हैं, तो इम्पोर्टेंट भी है, सब है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, ये CBSE 19 और 2023 में आया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर बोल दिया, पहले ही बोल दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। खैर ठीक है, इफ A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, सच दैट mod of A is equal -5, then find the value of adjacent A। आसान है, एक नंबर में आता है ये। तो देखो, यहाँ पर अगर आपको ऑर्डर दिया गया है तो मतलब आपको n की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर जो हमारा n है ना, वो यहाँ पर हमारा 3 है, और मॉड ऑफ ए हमें दिया गया है -5, और पूछ लिया गया है हमसे एडजेसेंट ए का वैल्यू बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक है। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। एडजेसेंट ए का फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए n-1। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए n-1, मॉड ऑफ ए n-1, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू है -5। ठीक है, n की वैल्यू है 3, 3 -1 करोगे तो 2, मतलब 25 हमारा आंसर है। ठीक है, ऑर्डर हमेशा, ऑर्डर को हम लोग कहेंगे n। अगर ऑर्डर 3 है मतलब n 3 दिया गया है, ऑर्डर 2 है मतलब n की वैल्यू 2 है। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा इसी तरह से हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑर्डर जो है वो पॉसिबल बन सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं। 18 कब आएगा, किस किस को मल्टीप्लाई करने पर आएगा, वही तुम लिख दो, तुम्हारा आंसर है। तो पहला 1 इंटू 18 करोगे तब तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, 18 1 मतलब 18 क्रॉस 1 करोगे तब तुम्हारा ये आ जाएगा, 2 हो गया। तीसरा 2 × 9 मतलब 29 करोगे तो तुम्हारा 18 आएगा। 9 इंटू 2 करोगे तब तुम्हारा 18 आएगा। ठीक है, उसी तरह 3 इंटू 6 करोगे तब तुम्हारा 18 आएगा, और 6 इंटू 3 करोगे तो तुम्हारा 18 आएगा, और इसके अलावा नहीं बनने वाला। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसमें तुम्हें ये करना है कि 18 कब आएगा वो तुम्हें निकाल के बता देना है बस। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 मतलब n की वैल्यू हमें 3 दे दिया गया है। ठीक है, बहुत सही है। अब यहाँ पर क्या रहा है, अब देखो यहाँ पर ना मॉड ऑफ 3a दे दिया गया है। मॉड ऑफ 3a इज इक्वल के मॉड ऑफ a, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर k की वैल्यू बोल दी गई है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो हमारा मॉड ऑफ ए के बगल में है ये c की वैल्यू होती है। तो n तो हमें 3 दिया गया है, और यहाँ पर c की वैल्यू 3 दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, और जो ये c है ना ये कांस्टेंट है। ठीक, अब हमें c की वैल्यू मिल गई है और n की वैल्यू मिल गई है, तो इसमें रखते हैं। तो c की वैल्यू है 3a मॉड ऑफ ए। ठीक, c की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 3 मॉड ऑफ ए, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/3 मतलब 27 मॉड ऑफ ए। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको ना इससे कंपेयर कर लेना है। ठीक है, अब आप जैसे इससे कंपेयर करोगे तो देखो, कंपेयर करते हैं हम लोग 3a, ये यही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, 3a इज इक्वल के मॉड ऑफ ए, तो k के नीचे 27 है, मतलब k की वैल्यू 27, यही हमारा आंसर है। तो ये तो थे 1 मार्क्स के कई क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड मार्क्स के क्वेश्चन पर। देखो भैया, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, 2020 में आया गया था, 2023 में ये क्वेश्चन आया था। अब देखो इसको करना कैसे है, तो कभी भी 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो गिवन है पहले आप उसे लिख लो। ठीक है, आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर गिवन है a² इज इक्वल a। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन था a² इज इक्वल a।
अब यहाँ पर दिया गया हमें वैल्यू निकालनी है आई प्लस ए की होल क्यूब माइनस 7 की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आई प्लस ए का होल क्यूब लिखता हूँ। तो आई प्लस ए का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3IA ब्रैकेट में आई प्लस ए, ये कुछ नहीं है, ये बस ए प्लस बी का होल कोई फॉर्मूला है। ठीक है, वही यहाँ पर अप्लाई हुआ है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आई प्लस ए का होल क्यूब इज इक्वल, अब इसको हम लोग ना इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, आई क्यूब प्लस ए क्यूब, कैमरे में दिख रहा है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट होगा तो बताना कैमरे में। ठीक है, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3I इंटू आई करो तो स्क्वायर होगा, फिर आई स्क्वायर ए प्लस 3IA²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें करना ये है, देखो आई क्यूब को हम जानते हैं कि आई क्यूब को अगर जानते नहीं तो जान लो। ठीक है, ये एक रूल है, आई क्यूब या आई स्क्वायर हमेशा आई के इक्वल होता है। ठीक, और आई क्यूब भी हमेशा आई के इक्वल ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह आई। ठीक है, और देखो हमें ए क्यूब इक्वल ए नहीं दिया गया है, हमें ए स्क्वायर के इक्वल ए दिया गया है। हमें इसे लाना होगा, हमें इस A3 को ऐसे भी तो लिखता हूँ, इस ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस 3I² ए प्लस 3IA², मैंने इसे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब देखो आई प्लस ए का होल क्यूब इज इक्वल आई प्लस ए स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा ए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गिवन था। ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे ए लिखूंगा तो ए इंटू ए फिर से बन जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह पर ए आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर ए ही आने वाला है। प्लस प्लस अब जब भी किसी भी नंबर से इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर ही आने वाला है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 3A आ जाएगा, 3A, और यहाँ भी 3A आ जाएगा। ठीक है, आई और एच के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें 3A आने वाला है। यहाँ पर ए कैसे आ गया? क्योंकि ए स्क्वायर की जगह यहाँ पर हमें ए गिवन था। ठीक है, अब देखो अब आंसर आने वाला है आई प्लस ए का होल क्यूब इज इक्वल, अब देखो 3A प्लस 3A 6A प्लस ए 7A, आई प्लस 7A। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल आई प्लस ए का होल क्यूब प्लस 7A, इस तरफ जगह तो होगा माइनस में। क्यों हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? बट क्योंकि हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पर कर देंगे, इस 7A को इस तरफ भेजेंगे तो ये होगा -7A, और यहाँ पर आई बच जाएगा। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, मतलब आई प्लस ए का होल क्यूब -7A इज इक्वल आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग उसमें किए क्या, हमें कहा गया था फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल ए गिवन डाटा है ये। ठीक है, देन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ आई प्लस ए का होल क्यूब -7 है। यहाँ पर कहा सिंप्लीफाइड, मतलब हमें सिंप्लीफाई करके दो, किसकी वैल्यू का? इस वैल्यू का। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अब मैं करता हूँ इसको सिंप्लीफाई। तो आई प्लस ए का होल क्यूब मैंने लिखा, ठीक, उसको मल्टीप्लाई कराया, ठीक, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने आई में लिख दिया। इसको मैंने आई में क्यों लिखा? क्योंकि ये होता ही है, और इसको मैंने इसलिए लिखा ताकि मुझे यहाँ पर ए स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, फिर उसी तरह मैंने लिखते गया। फिर मैंने, जब भी आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, को मल्टीप्लाई कराते हो तो ए ही आने वाला होता रहता है। ठीक है, तो आ गया 7A हो जाएगा टोटल, ये वहाँ पर जाएगा माइनस में, और यहाँ पर बचेगा केवल आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं ये नेक्स्ट मार्क्स के क्वेश्चन पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो
यहाँ पर ये ना ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। ये सीबीएसई 2018 और 24 में आ गया था। देखो क्वेश्चन है क्या, इफ ए मैट्रिक्स एज इक्वल दिया गया है एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा वेयर अल्फा इज एन एक्यूट एंगल। अब देखो बहुत आसान है ये, हमें गिवन क्या है, पहले तुम्हें गिवन क्या है, ठीक है। तुम पहले यार वो लिखा करो, ठीक है। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में कुछ आ भी नहीं है, तुम अगर ये लिख दोगे तो तुम्हें 1 नंबर या आधा नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टेप बाकी हो तो नंबर मिलते हैं। अब हमें गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल आई, हमें गिवन है। चलो एक एक स्टेप लेते हैं बढ़िया से। तो ये तो हमें गिवन है ही, यहाँ पर है। अब इसका निकालते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए तुम्हें क्या करना रहता है, तो तुम्हें ये हमारा रो है, रो को कन्वर्ट करना रहता है कॉलम में और कॉलम को कन्वर्ट करना रहता है रो में, ठीक। मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा यहाँ पर है तो ये ऐसे आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक। अब साइन अल्फा कॉस अल्फा ऐसे हो जाएगा कॉलम में, रो में बन जाएगा, मतलब कॉलम में बन जाएगा, ठीक है। हाँ, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम इसको प्लस कर रहे हैं तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। प्लस करते हैं तो ए को यहाँ पर रखते हैं और ए डैश को भी यहाँ पर रखते हैं, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, यार वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आप लोग देख लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश यहाँ पर दिया गया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखो, हाँ सॉरी, इज इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 1 0 0। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तब तुम्हारे देखो ही क्या आ जाएगा, इसको प्लस करना रहता है तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा होगा तुम्हारा 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा, ठीक है। माइनस साइन अल्फा, अच्छा मत दिखने पर सॉरी यार। देखो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर बस मैंने इतना किया, ये मुझे गिवन डाटा था, ठीक है। गिवन डाटा मैंने लिखा, ए यहाँ पर गिवन डाटा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल आई। ए मुझे पता है यहाँ पर है, ए ट्रांसपोज मुझे निकालना था, मैंने ए ट्रांसपोज निकाल दिया। कैसे निकाला, रो को कॉलम में कर दिया और कॉलम को रो में कर दिया, मतलब ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ए गिवन था, ए डैश मैंने निकाला, 2 को मैंने प्लस कर दिया तो ये आ गया। प्लस कैसे हुआ, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा होगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल आई मैट्रिक्स, मैंने इसी को यहाँ पर लिखा तो मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब देखो जब हमने इसको प्लस किया तो यहाँ पर आ गया था 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा, ठीक है। ये आ गया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जो कि होता है 1 0 0 1, ठीक है। हाँ, अब करेंगे इसको कंपेयर। जब कंपेयर हम लोग करेंगे इसको इसके साथ, देखो इसको ना कंपेयर करना पड़ता है, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे और इसको इसके साथ, इनको इनके साथ और इनको इनके साथ, ठीक है। तो कंपेयर करोगे 2 कॉस अल्फा इज इक्वल 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल 1/2, ठीक है। मतलब कॉस के किस वैल्यू में 1/2 आता है, तो कॉस 60 तुम्हारा होता है 60 डिग्री तुम्हारा होता है 1/2, ठीक है। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी
इसको कट कर देना आप लोग, मतलब मैंने ये वैसे लिखा था पता नहीं है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, और अगर इसको पाई/3 भी तुम कह सकते हो। ये तुम्हारा आंसर भैया, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इसको कंपेयर कर दिया इसके साथ, ठीक है। कंपेयर किया तो कॉस अल्फा को 1/2, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री और पाई/3 होती है, ठीक है।